नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी छठी क्लास की ज्योग्राफी की बुक जो एनसीईआरटी लगती है उसका लेसन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। कहता है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको एक ग्लोब दिख रहा है, पृथ्वी जो हमारी थोड़ी सी यहाँ से दोस्तों चपटी है, यहाँ से चपटी है और बीच में क्या है, थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। दोस्तों, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु रूप है, जिसको दोस्तों उसका एक प्रतिरूप बना करके ग्लोब के रूप में दर्शाया जाता है। किसको? पृथ्वी को। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है साथियों? कहता है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब स्थिर नहीं होते दोस्तों, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम घुमा भी सकते हैं। लिखा है दोस्तों, ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लिखा क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है, ग्लोबों पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, वहीं आगे क्या लिखा है दोस्तों? पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। भाई, पृथ्वी पर हम किसी स्थान की स्थिति कैसे बताएं कि भाई ये पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में, या कौन सी इसकी एग्जैक्ट स्थिति है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है हमारा ये पैराग्राफ? यस, कहता है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ठीक है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है जहां से सुई, ये आपको जैसे चित्र में दिखा रहे हैं दोस्तों, यहां देखो, एक ऊपर से और एक दक्षिण से, इन्हें अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों जी। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों? आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, जो पृथ्वी हमारी वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, लेकिन याद रखें, एक मिनट, यस, लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। दोस्तों याद रखना, यहाँ तो समझाने के लिए बोला गया कि भाई ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप है, बट याद रखना वास्तविक रूप से इन पृथ्वी पर कोई ऐसी सुई नहीं घुसी हुई है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा
भी है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जिसे क्या कहा जाता है साथियों, जैसा आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, ये इसको बीचों बीच में से काट रहा है, ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, और बीच में जो है ये इक्वेटर है, जिसे हम हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं, जो दोस्तों वो इसको बराबर भागों में बांटती है। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। जो पृथ्वी का जो दोस्तों ऊपर वाला पोर्शन, ये एक काल्पनिक रेखा जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। जो ऊपर वाला भाग है दोस्तों, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे वाला भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्लियर हो गया साथियों? आइए आगे चलते हैं। कहता है इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये एक ऐसा बिंदु है दोस्तों कि जो कि पृथ्वी का सही स्थान बताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहते हैं। जिस तरीके से विषुवत रेखा है दोस्तों, उसी प्रकार ऐसी बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों तक सेम चलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं दोस्तों याद रखना, ये क्या है? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, कुछ भी कह लो, मतलब इसको ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है दोस्तों। चलें आगे। यस, आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत रेखा जो होती है दोस्तों, ये याद रखना, ये शून्य, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आप असली दोबारा कोई मैप देखेंगे तो यहाँ पे ये 0 डिग्री पर है, ठीक है, 0 डिग्री पर। वही सेम ये 20 डिग्री ऊपर, 40 डिग्री ऊपर, मतलब उत्तर की ओर, और ये नीचे की ओर चलती है। तो यही कहता है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का, मतलब कि 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यस, क्या कहता है साथियों? कहता है इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों ये जो हमारी विषुवत रेखा है, जो ये दोस्तों ये पूरा 90 डिग्री तक ऊपर जा रही है, क्लियर, उसी प्रकार ये नीचे तक भी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रेखा इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर मतलब यहां से ये जो जितना ऊपर की ओर गया है, ठीक है, उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उसे क्या कहा जाता है साथियों? दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आगे चलते हैं। यस, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। मान लो साथियों यहाँ पे लिखा है 20 डिग्री, ये लो ये 23 डिग्री लिखा है और ये भी 23 डिग्री है। तो हमें कैसे पता है दोस्तों? क्योंकि ये विषुवत रेखा के ऊपर है, इसलिए ये उत्तरी अक्षांश में है और ये दक्षिणी अक्षांश में है 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री पर दोस्तों हमें अगर दक्षिण में बात करें तो ये मकर रेखा है। अगर हम बात करें उत्तर में जो 23.5 डिग्री पर, वो क्या है? हमारी कर्क रेखा। और 0 डिग्री पर हमारी कौन सी है? विषुवत वृत्त रेखा है, ठीक है साथियों। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है साथियों हमारा? जी, कहता है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, जो कि दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में क्या लिखा है दोस्तों? बेलो हॉरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश मतलब 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में
एवं बेलो हॉरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अक्ष दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 स्पष्ट है 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार दोस्तों घटता जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम दोस्तों विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे अक्षांशों का जो ये दूरी है वो बहुत ही नज़दीक होने लग जाती है। यहाँ पे ज़्यादा गैप तो यहाँ पे थोड़ा कम गैप, ऐसे दोस्तों होता रहता है। ऐसी सेम ध्रुवों की तरफ से आप उत्तर में जाएं तो भी ये दोस्तों अक्षांश का आकार घटता जाता है, उसी प्रकार आप दक्षिण में जाते हैं तो अक्षांशों का आकार भी घटता जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, हमारा महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखा है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं कौन कौन सी दोस्तों? यस, यहाँ पर हमें मेन ये 4 पॉइंट अब पढ़ने हैं। ठीक है, मेन 4 पॉइंट क्या कहता है दोस्तों हमारा? यस, 4 पॉइंट। पहला कहता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है। दूसरा पॉइंट दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तीसरा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। और वहीं पर दोस्तों चौथा पॉइंट कहता है विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। आगे चलते हैं। यस, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा ये टॉपिक क्या कहता है? पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है भाई उष्ण कटिबंध क्या होता है, तो जवाब हमारा हमें पता होना चाहिए। कर्क रेखा जो कि उत्तर में 23.5 डिग्री पर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में जरूर एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। मतलब इट मीन्स एकदम हमारी जो परछाई है वो एकदम हमारे पैरों तक होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा मतलब कि गर्मी प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। मतलब ठीक हमारी जो किरणें हैं हमारे पैरों तक अगर पड़ती हैं डायरेक्ट, ये सूर्य है हमारे अगर पैरों तक पड़ती है तो ये उष्ण कटिबंध। जब वो जब सूर्य जो है वो तिरछा होता है तो हमारी परछाई भी क्या होती है साथियों? तिरछी होती है। मान लो सूर्य यहाँ है, ठीक है, तो हमारी जो परछाई वो कहाँ जाएगी? पीछे की ओर जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यस, आगे क्या कह रहा है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जिस तरीके से दोस्तों आप टॉर्च में देख रहे हैं, ये आपको कहलाना चाहता है, ये जो चित्र है ये अ वाला, ये आपको दर्शा रहा है उष्ण कटिबंध, जिसमें दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इसलिए उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जब दोस्तों ये रोशनी जब सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है तो इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा ये टॉपिक क्या कहता है? यस, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह शीत कटिबंध है। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव में
और दक्षिणी ध्रुव में दोस्तों यहाँ कभी भी सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं पहुँचती, इसलिए यहाँ पर कैसा है दोस्तों मौसम, शीत कटिबंध वाला। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में साथियों हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है, उसके बाद देशांतर के बाद हम उसमें और भी जानेंगे टॉपिक की भाई देशांतर और समय में क्या अंतर होता है, ठीक है, कैसे मापा जाता है, और भी कुछ हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने आज की क्लास में जो पढ़ा वो आपको क्लास में याद हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।